हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 105 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 106 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, अपने अंग्रेज प्रतिस्थापनी की तुलना में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को न के बराबर स्वेच्छा निर्णय अधिकार प्राप्त था और उसको सभी बड़े निर्णयों के लिए सदैव पेरिस पर आश्रित होना पड़ता था। ये बात अंशतः भारत में फ्रांसीसियों की विफलता को स्पष्ट करती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखते हैं आपने क्या लिखा। आपने लिखा है, अंग्रेजी कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, तो वहीं फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस की सरकार का एक विभाग थी। पेरिस पर निर्भरता को इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक्स्ला-शापेल की संधि में फ्रांसीसी कंपनी को जीते हुए मद्रास को फ्रांस की सरकार के कहने पर अंग्रेजों को देना पड़ा, अर्थात फ्रांसीसी कंपनी को कब युद्ध करना है, संधि किससे और कैसे करनी है, इसके निर्णय फ्रांस की सरकार पर आश्रित थे। तो वहीं इसके प्रतिद्वंदी अंग्रेजी कंपनी स्वायत्त थी, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम था। हालांकि फ्रांसीसी कंपनी के हार के कारण में पेरिस पर निर्णय की निर्भरता आंशिक रूप से योगदान था। अन्य भी कई कारण थे, जैसे फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना, दोनों देशों की प्रशासनिक भिन्नताएं, दोनों कंपनियों के गठन में भिन्नता, नौसेना में भूमिका नहीं, नौसेना की भूमिका, बंगाल में अंग्रेजी सफलताओं का प्रभाव, दोनों कंपनियों का राजनीतिक नेतृत्व, डुप्ले का उत्तरदायित्व तथा एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा का स्थल। अर्थात अंग्रेजी फ्रांसीसी कंपनी की विफलता के पीछे कोई एक कारण मात्र जिम्मेदार न होकर कई कारणों का समुच्चय जिम्मेदार था। क्लियर। यहाँ पे अर्थात जैसे आप लिख दिए ना, यहाँ पे लिख सकते हो निष्कर्षता। निष्कर्षता उपयुक्त बातों से स्पष्ट है, ऐसे करके। क्लियर। चलिए, फिर भी आपने देखिए, जैसे आपने ये प्रश्न लिखा ना, तो आप शुरू से ये मत बताइए कि अंग्रेजी कंपनियों की तुलना निजी व्यापारिक थी और उनकी कंपनी कैसी थी। इसमें ये नहीं पूछा है। वास्तव में इसने फ्रांस की गवर्नमेंट के प्रशासन की सजगता, उनकी निर्भरता और उनकी एक तरीके से आप कह सकते हो एक्टिवनेस पे क्वेश्चन पूछा है। क्लियर। कि जो भी निर्णय, और आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हो कि फ्रांसीसी सरकार के, जो आपने लाइन मिस कर दी है, कि फ्रांसीसी सरकार किस तरीके से यूरोप में ही अपनी प्राकृतिक सीमाओं को बढ़ाना चाहती थी और किस तरीके से वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से लेकर सप्तवर्षीय युद्ध तक में अपने को वहीं तक केंद्रित रखना चाहती थी। और फिर निष्कर्ष में आप ये बता सकते हो कि हालांकि उसे इस तरीके की कोई प्राप्ति नहीं हो पाई। क्लियर। किंतु यह एकमात्र कारण था, अर्थात इसके अलावा भी कई अन्य कारण जिम्मेदार थे जो भारत में फ्रांसीसियों की विफलता को स्पष्ट करते हैं। और फिर आप वो कारण भी बता दो। समझ गए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फ्रेंच सरकार के उस उत्तरदायित्व को तो दर्शाओ कि वास्तव में फ्रांस की सरकार की वो दूरदर्शिता में कमी कौन सी थी, वहाँ के राजा में कितनी ज़्यादा निरंकुशता थी, या वहाँ का राजा किस तरीके से इन चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं था या एक्टिव नहीं था। समझ गए। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि पेरिस पर आश्रित होने का मतलब क्या है। हालांकि आपने एक पॉइंट अच्छा बताया कि जीते हुए मद्रास को दे दिया था, ये बात ठीक है, लेकिन आप ये भी बताओ कि आगे चलकर उनकी कई प्रकार की जो संधियां थीं, अर्थात जो भारत में जो युद्ध स्थल थे वो वास्तव में यूरोप की युद्ध स्थलों के समान हो गए थे। यानी कि जब यूरोप में युद्ध होता था तो वही युद्ध फिर भारत का विस्तार हो जाते थे। समझ गए। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे बताओ कि जो यूरोप में जो युद्ध होते थे, और केवल एक तक केंद्रित मत रहो। आपने क्या किया ना, एक्स्ला-शापेल की संधि, एक्स्ला-शापेल की संधि ऐसे मत दिखा करो। यहाँ पे ये बताओ कि कर्नाटक के फर्स्ट वॉर में जब डुप्ले ने फ्रांसीसियों के लिए मद्रास विजित कर लिया, समझ गए, और किस तरीके से उसने सेंट टोमे की लड़ाई में कर्नाटक के नवाब की सेना को पराजित कर दिया। समझ रहे। तो जब आप ये बताते तो वास्तव में आपका उत्तर अच्छा बन जाता है। तब बता दोगे कि हाँ, वहीं दूसरी ओर जीते हुए प्रदेश को यूरोप में हुई एक्स्ला-शापेल की संधि से किस तरीके से मतलब उसे वापस होना पड़ा, और एक्स्ला-शापेल की संधि किसके मध्य हुई थी, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। क्लियर। तो आप ऐसे लिखोगे तो
प्रश्न आपका कोडेड नहीं रहेगा, इनकोड हो जाएगा और इनकोड ही आपको करके लिखना है। समझ गए। चलिए दूसरी बात क्या है कि आपने जो ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है, ये आपने अच्छी बताई हैं, मतलब कुछ एक पॉइंट आपने अच्छे दिए हैं इसमें, लेकिन इनको थोड़ा सीक्वेंस में लगाइए। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, बार बार आप वही बात मत लिखो कि फ्रांसीसी कंपनी के हार के कारण को पेरिस पर निर्णय की निर्भरता, ये केवल एकमात्र कारण न लिखो, यहाँ पे अन्य भी कारणों का आप उल्लेख कर दो। क्लियर, कि जो पेरिस पर निर्भरता थी वो किस तरीके की थी। पेरिस पर निर्भरता का मतलब क्या होता कि धन की प्राप्ति और जन की प्राप्ति। क्लियर, और उस समय न धन मिल पा रहा था पेरिस से, क्यों, क्योंकि पेरिस का जो राजा था लुई 15वां वो कितना विलासी था। समझ गए, आप इस चीज़ को बता सकते हो। जन की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस समय क्या था कि जो जन लगा हुआ था वो यूरोप में उलझा हुआ था, और वहीं पे इनको अंग्रेजों को जन भी मिल गया और धन भी मिल गया, और जो कि जन और धन और व्यक्तित्व मिलकर उनकी महत्वाकांक्षा को साकार रूप दे सके। अर्थात जन धन और जन धन का तो अभाव था, लेकिन महत्वाकांक्षा फ्रांसीसियों की भी प्रबल थी। समझ रहे हो ना, कि जन धन और महत्वाकांक्षा के समुच्चय ने वास्तव में अंग्रेजों को विजित कर दिया, और जबकि जन धन के अभाव ने फ्रांसीसियों को विफल कर दिया। हालांकि कई अन्य और कारण थे। ऐसे आपको यहाँ पे नए डायमेंशन लिख देने हैं, तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा एक मौलिक हो जाएगा। समझ गए। और दूसरी बात क्या है कि जब आप ये पॉइंट लगाते हो ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इन पॉइंट को लगाते वक्त आप ये वाले एरो मत लगाया करो। जब आप ये पॉइंट लिखते हो ना, तो आप क्या करो कि ऐसे 1 पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। क्लियर, ये आप लिखते, ये कंप्यूटर वाली शब्दावलियों से बचो, या तो फिर इसी ही लगा लो, और इसे आपको लगाना नहीं है, मैंने ऑलरेडी मना कर रखा है। तो इन चीज़ों से हटिए, ये वाले सारे वर्ड हटाइए, और ऐसे काटा पीटी बिल्कुल मत किया करिए। ऐसे काटा पीटी करोगे तो मुझे इस पूरे आंसर में कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ यही दिख रहे हैं डार्क में। समझ गए। आपको अगर कोई चीज़ काटनी है तो ऐसे काट दिया करो, फ्रांसीसियों की पराजय, दोनों देश मान लो गलत लिख गया एक लाइन से, तो समझ में नहीं आता है। समझ गए। और इन चीज़ों से फिर बचो, मैंने कई बार आपको समझाया, लाइन के बाहर मत लिखिए। ये आदत देखिए, अगर आपकी अभी से आदत बनी रही ना, ये भ्रम में मत रहिए कि आपकी यहाँ पे आदत है आप एग्ज़ाम में सही कर लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आदत एक बार जब बन जाती है तो वो बनी जाती है। आप ये बताइए, लगभग मैंने आपके 7 से 8 प्रीवियस प्रश्नों में उत्तर में इस चीज़ पे कटाक्ष की है, लेकिन क्या आप सुधार कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो सोचो, जब यहाँ नहीं सुधार कर पा रहे हो तो वहाँ कैसे कर पाओगे। समझ रहे। तो इस चीज़ से बचो, नहीं तो यूपीएससी आपके नंबर काट देगी, और यूपीएससी का सख्त निर्देश है कि बच्चों को इसके बाहर नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे मक्कारी कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे। निष्कर्ष आपको ऐसे नहीं लिखना है अर्थात, देखो, अर्थात वर्ड यूज कहाँ होता है, अर्थात वर्ड जो होता है ना वो बिंदु के बाद नहीं होता, बिंदु के बाद होता है उपयुक्त या निष्कर्ष या उपरोक्त। ये भी चीज़ें आपको समझनी जरूरी हैं कि वास्तव में हम किस शब्द का कहाँ पे उपयोग करें। हर शब्द हर जगह समायोजित नहीं होते, या हर जगह पर उनकी प्रासंगिकता नहीं होती। समझ गए। ये अप्रासंगिक यहाँ पे लग रहा है, तो आप यहाँ पे डालो, उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि फ्रांसीसी कंपनी की विफलता का कोई एक मुख्य कारण नहीं था, अर्थात कई कारणों का मिला जुला एक संयोजन था या समुच्चय था। क्लियर, समझ गए। तो ऐसे आपको लिखना है। क्लियर। चलिए, उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि वास्तव में हमें इसे किस तरीके से लिखना है, और पेरिस के अंतर्गत हमें किन किन बातों का उल्लेख करना है। क्लियर। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।